हेलो बच्चों। तो वीडियो नंबर 3 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि कैसे बॉइलिंग और इवेपोरेशन ये दो अलग अलग प्रोसेसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो देखो, इवेपोरेशन को हम थोड़ा सा आज और डीप में पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन एक्चुअली होता क्या है और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। देखो, इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज conversion of liquid into gas even below its boiling point। यानी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से भी पहले वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो कुछ ना बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को पता है कि क्या चीज होती है। पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। लेकिन ये जो हमारी डेफिनेशंस हैं, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉइंट, और ऐसे ही वेपराइजेशन, या हम कह सकते हैं फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी डेफिनेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए एक पीडीएफ जो है वो वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, जिसमें ये सारे नोट्स होंगे, डेफिनेशंस होंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो वो पीडीएफ आप खोलेंगे, वो सारी डेफिनेशंस वहां से लर्न करेंगे और क्वेश्चंस जो है वो एक बार आप रिकॉल कर लेंगे। हम सारे क्वेश्चंस एक बार क्लास में लेकिन डिस्कस जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है क्या है। अगर उससे नीचे ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। आप देखते हो बारिश होती है, सड़क पे पानी भर जाता है बहुत सारा, काफी सारा पानी तो सीवर्स वगैरह में चला जाता है, काफी सारा पानी जो है वो जमीन के अंदर मिट्टी में चला जाता है। लेकिन जो रोड पे पानी रह जाता है वो तो ना नीचे जाता, ना वो जो है हमारा सीवर्स में जाता, वो कहाँ जाता है? वो धीरे 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 समय के साथ जब धूप निकलती है तो वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स से इवेपोरेशन जो है वो अफेक्ट होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखो, सबसे पहला फर्स्ट, इवेपोरेशन ज्यादा कब होगी? जितनी तेज धूप निकलेगी उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सराउंडिंग्स का उतनी ज्यादा फास्ट इवेपोरेशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी किस तेजी से इवेपोरेशन हो रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अगर किसी दिन धूप ज्यादा है तो जो आपने कपड़े धो के सुखाए हैं, आपके घर में जो कपड़े सूख रहे हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, विंड स्पीड। सेकेंड पॉइंट, विंड स्पीड। सोच के देखो, घर में आपके जो है वो कपड़े धोए, जिसने भी धोए, आपने धोए, आपकी मदर ने धोए, आपके घर में मेड ने धोए, आपके घर में अपने फादर ने धोए, जिसने भी धोए। अब वो कपड़े बाहर जो है तार पे सूख रहे हैं। ठीक है भाई, अब जब वो कपड़े सूख रहे हैं तो एक तो ऐसा दिन है जिस दिन बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, और एक ऐसा दिन है जब बिल्कुल हवा नहीं चल रही। ज्यादा जल्दी कपड़े कब सूखेंगे? कपड़े जल्दी तब सूखेंगे जब विंड स्पीड जो है वो हाई होगी, जब हवा तेज चल रही होगी तो वो कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें भी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड स्पीड के। ये बात समझ में आई? ये बात अच्छे से समझ में आ गई? शाबाश। फिर अगला चलते हैं। दो फैक्टर हो गए, तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। जिसको ह्यूमिडिटी का मतलब नहीं पता, समझ लो, बहुत आसान सा मतलब है। जैसे हमने सुना होगा कि बारिश के बाद हम कहते हैं मौसम में बहुत घुमस हो गई है। सुना है कभी ऐसे? अगर ऐसे नहीं भी सुना तो देखो, इस सेंटेंस से शायद समझ में आ जाए कि ह्यूमिडिटी कब होती है? बारिश के बाद।
यानी कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। हवा में कितना मॉइस्चर है। होता है ना बारिशों के बाद क्या होता है, जैसी बारिश हुई उसके बाद आपको कभी कभी बहुत अनईजी सा लगता है, अनकंफर्टेबल सा लगता है, क्योंकि पसीने आते हैं लेकिन हवा में इतनी ह्यूमिडिटी है कि इवेपोरेशन हो नहीं पाती। देखो ना भाई, मान लो ये आप हो, गर्मियां चल रही हैं, ठीक है, गर्मियां चल रही हैं, आपको आए पसीने, आपको आ रहे हैं पसीने। अब बाहर ऑलरेडी क्या हो रहा है, बाहर हो रही है बारिश, या थोड़ी देर पहले हुई है बारिश। तो एयर के अंदर पहले से ही जो मॉइस्चर है, एयर के अंदर पहले से ही जो मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या आपके बॉडी से जो स्वेट निकल रहा है, जो पसीना निकल रहा है, क्या वो इवेपोरेट हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। हवा कहेगी मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत पानी है, मुझे और नहीं चाहिए। यानी कि जब हवा में मॉइस्चर ज्यादा है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। जब हवा में ऑलरेडी पानी ज्यादा है ना, तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। यानी अगर ह्यूमिडिटी हाई है, अगर ह्यूमिडिटी किसी दिन हाई है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा हो जाएगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाएगा लो। इवेपोरेशन उस दिन स्लो होगा। अगर आप जस्ट बारिश के बाद अपने कपड़े सुखाने के लिए रख दो ना, तो वो कपड़े बहुत देर लगाते हैं सूखने में। ये बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट समझ में आ गया? शाबाश। फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। देखो, ये पॉइंट बताता है कि अगर कोई लिक्विड है तो वो क्या लिक्विड है, इससे भी फर्क पड़ता है कि उसकी इवेपोरेशन कितनी देर में होगी। जैसे हमने पिछली क्लास में एग्जांपल लिया था सैनिटाइजर का। मैंने अपने हाथ पे सैनिटाइजर डाला और मुझे तुरंत ठंडा ठंडा कूल कूल लगने लगा। लेकिन सोचो, अगर मैं ऐसे ही पानी डालता तो क्या मुझे इतनी जल्दी फील होता ठंडा? अगर ठंडा पानी डाल लें तो बात अलग है, लेकिन सेम टेम्परेचर का, मान लो मैंने पानी भी डाला और मैंने दूसरे हाथ पे सेम टेम्परेचर का सैनिटाइजर डाला, ज्यादा ठंडा किस में फील होगा? सैनिटाइजर वाले में। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। सैनिटाइजर जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। यानी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, इट डिपेंड्स ऑन लिक्विड। इट डिपेंड्स ऑन विच लिक्विड यू आर चूजिंग। आप कौन से लिक्विड को चूज कर रहे हो, ऑन विच लिक्विड यू आर चूजिंग। जैसे आपने कभी अपने घरों में देखा हो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, मम्मी से एक बार जाके पूछना कि वो आपको एक बार नेल पॉलिश रिमूवर दिखाएंगे। तो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, उसका नाम होता है एसीटोन। उसका नाम होता है एसीटोन। इसको आप हल्का सा हाथ पे डालना, बिल्कुल थोड़ा सा, आप देखोगे ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेट होगा और हाथ पे एकदम ठंडा ठंडा लगेगा, जैसे कोई बर्फ रख दी। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे ही जो पेट्रोल होता है, आप हल्का सा पेट्रोल अपने हाथ पे डाल के देखो तो वो भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। स्मेल बहुत गंदी आएगी, लेकिन वो भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स। ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कूलिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं। ये 4 पॉइंट समझ में आए। अब आता है हमारा 5th पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं इस पे। 5th पॉइंट, सरफेस एरिया। 5th पॉइंट है सरफेस एरिया। लास्ट पॉइंट है, 5 फैक्टर्स होते हैं। लास्ट पॉइंट सरफेस एरिया। हमने ये पिछली क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किया था। अगर मान लो आप बाहर धूप में कुछ पानी लो, आपने मान लो 2 लीटर पानी लिया और आपने बाहर धूप में रख दिया, तो वो कितनी देर लेगा इवेपोरेट होने में? सर ऐसे कैसे बता सकते हैं? कुछ तो और इंफॉर्मेशन चाहिए।
हमें ये पता होना चाहिए जरूर कि जब हमने वो 2 लीटर पानी बाहर धूप में रखा तो हमने किस कंटेनर में रखा, कैसे रखा, उसको खोल जाके भी रखा या बंद कंटेनर ही रख दिया। बंद कंटेनर रख दोगे तो इवेपोरेट होगा ही नहीं। तो देखो, अगर मान लो मैंने एक बड़े से बर्तन में वो पानी जो है वो ऐसे भर के रख दिया, वो पानी एक पतली सी लंबी लेयर बना के है, और फिर मैंने एक दूसरी जगह क्या किया, एक ऐसे बड़ा सा कोई बकेट टाइप लिया या बड़ा सा ग्लास लिया। हम 2 लीटर पानी ले रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा पानी भी नहीं ले रहे। हमने बड़ी बॉटल ले ली कोई जिसका ज्यादा चौड़ा मुंह नहीं है, और उसमें ये सारा पानी रख दिया, और दोनों पे अब धूप पड़ रही है, दोनों पे अब धूप पड़ रही है। तो बताओ जल्दी इवेपोरेट कौन सा होगा? सारा का सारा पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट किस में होगा? इसमें होगा, क्योंकि हमने ये किया था कि इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो पहले एक बार में पूरी एक लेयर इवेपोरेट हो जाएगी, ऐसे ही इसकी भी एक लेयर इवेपोरेट हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में इसकी दूसरी लेयर भी इवेपोरेट हो जाएगी, इसकी दूसरी लेयर भी इवेपोरेट हो जाएगी। ये तो खत्म, सारा इवेपोरेट हो गया, लेकिन ये तो अभी और देर लेगा। तो यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया लोगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया लोगे, उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, उतनी फास्ट इवेपोरेशन होगी। भाई आपकी मम्मी ने कपड़े धोए, उन्होंने कहा अच्छा भाई जाओ ये कपड़े अब ना पीछे सुखा के आ जाओ फटाफट, ठीक है। आप गए, आपने सारे कपड़े लिए और पीछे ना बस उठाए और ऐसे ही तार पे डाल दिए सारे कपड़े, नहीं सूखेंगे, पिटाई लगेगी बाद में। करना क्या चाहिए? एक एक कपड़े को उठाओ, पूरे उसको कपड़े को खोलो और फिर उसको तार पे डालो। अगर आपने कपड़े को ऐसी फोल्डेड वे में ही रख दिया तो वो सूखेगा ही नहीं। उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो, उसको एकदम खोल दो, जितना ज्यादा वो खुल सकता है कपड़ा, फोल्ड नहीं होना चाहिए, उसको खोल दो और फिर तार पे डाल दो, तो वो सूख जाएगा जल्दी, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपने कपड़े का सरफेस एरिया किया उतना जल्दी उसमें इवेपोरेशन हो गई। तो ये है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। आई होप समझ में आया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, चलो। एक सवाल आता है, बहुत इजी सा सवाल है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनने चाहिए? देखो, अच्छा ये तो सबको पता है ना कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, या यही नहीं पता? गर्मियों में पहनने चाहिए कॉटन के कपड़े, और विंटर जब बहुत सर्दी हो, आजकल तो ऐसा होता ही नहीं, तो हम पहनते हैं वूल के कपड़े, स्वेटर पहनते हैं, है ना। समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, ये सवाल है। देखो, कॉटन क्या होता है? एक बहुत ही गुड वाटर एब्जॉर्बिंग मटेरियल। कॉटन क्या करता है? कॉटन क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत अच्छे से। कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। गर्मियों में क्या होगा? गर्मियों में आपको आएगा पसीना। गर्मियों में आपको क्या आएगा? पसीना आएगा। आप पंखे के नीचे बैठोगे, आपका वो पसीना इवेपोरेट होगा, क्योंकि विंड स्पीड बढ़ गई। विंड स्पीड बढ़ गई तो वो पसीना इवेपोरेट होगा और आपको अच्छा लगेगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडा ठंडा लगेगा। लेकिन मान लो आपने गर्मियों में क्या करा, वूल के कपड़े पहन लिए। आपने गर्मियों में वूल के कपड़े पहन लिए तो क्या होगा? आपकी बॉडी पे पसीना आया, वूल के कपड़े पानी को एब्जॉर्ब करेंगे नहीं, तो बाहर क्या है? कपड़ों की लेयर, और अंदर उसमें पानी है, तो क्या वो इवेपोरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये तो बिल्कुल इसी तरह की बात हो गई कि आपने कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा, कंटेनर को बंद कर दिया और फिर धूप में रख दिया, क्या उसमें इवेपोरेशन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इंस्टेड आपको करना क्या है? आपको पहनने कॉटन के क्लोथ्स। कॉटन के क्लोथ्स क्या करेंगे? आपने कॉटन के क्लोथ्स पहने, आपको अंदर आया पसीना, वो सारा का सारा स्वेट जो है वो आपके क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर लेंगे,
वो आपके क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्लोथ्स से वो फटाफट से इवेपोरेट हो जाएगा, क्लोथ से वो फटाफट इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें समर में कॉटन की क्लोथ्स पहनने चाहिए, जिससे कि वो सारे वाटर एब्जॉर्ब करे और जो वाटर है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे, उसका सरफेस एरिया वो इंक्रीज कर दे। कैसे? जब आपके क्लोथ्स उस स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो धीरे धीरे पूरा स्वेट पूरे कपड़े में फैल जाता है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, सुबह सुबह भाई समर वेकेशंस में खेलने गए, ठीक है, क्रिकेट खेलने गए, 4 घंटा क्रिकेट खेल के आए, एकदम आपको जो है ना बहुत ज्यादा पसीने आ रखे हैं, तो क्या होता है, पूरी जो आपकी टी शर्ट है, जो आपने टी शर्ट पहनी है, वो एकदम जो है भीग जाती है, भीग जाती है। तो उस वक्त जो है वो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रखा है बहुत ज्यादा, तो उसमें इवेपोरेशन भी बहुत फास्ट होगी। आप जैसे ही पंखे के नीचे बैठोगे वो सारा का सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा और आपको बहुत ठंडक फील होगी। समझ में आई बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी फील कूल व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड। हमने डिस्कस किया, एसीटोन को हाथ पे डालेंगे, एसीटोन जो है वॉलेटाइल लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? वॉलेटाइल। एसीटोन कैसा लिक्विड है? वॉलेटाइल लिक्विड है। तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होने की वजह से वो एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इवेपोरेशन का टॉपिक। समझ में आई बात? जितने भी फैक्टर मैंने ये लिखवाए हैं इन सब को आप नोट डाउन करो, इन सब के बारे में लिखो कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है, विंड स्पीड बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है। अगर हमारा लास्ट सरफेस एरिया बढ़ता है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। नेचर ऑफ लिक्विड पे इवेपोरेशन का डिपेंडेंसी होती है, किस तरह का लिक्विड है उससे पता चलेगा कि उसमें इवेपोरेशन फास्ट होगी या स्लो होगी। चलिए अब हम एक टॉपिक करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की, इनको कंपेयर करते हैं जरा। सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, इन प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप ले लो शेप, सबसे पहली प्रॉपर्टी आप ले लो शेप। सॉलिड में शेप कैसी होती है? फिक्स्ड। लिक्विड में नॉट फिक्स्ड, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं है, जिस बर्तन में डाल दो उसके जैसा हो जाएगा। और गैस की भी नॉट फिक्स्ड, गैस की कोई शेप नहीं होती। सेकंड ले लो वॉल्यूम, सेकंड ले लो वॉल्यूम। गैस की सॉलिड की वॉल्यूम क्या फिक्स होती है? बिल्कुल फिक्स होती है सॉलिड की वॉल्यूम। मैथ्स में कैलकुलेट भी करते हो आप लोग, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम चैप्टर में। क्या लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है? बिल्कुल होती है। आपने शायद मैथ्स में किया भी होगा कि एक पानी के लिए टैंकर बनाया, उस टैंकर में बताओ कितना लीटर पानी आ जाएगा, तो यानी कि लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। क्या गैस की वॉल्यूम फिक्स्ड है? नहीं, गैस की वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। गुड। ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत हम 6, 7, 8 में कर चुके हैं। अब इसके जो अगले पॉइंट्स हैं ये हम नए सीखेंगे, ठीक है ना। गैस की वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड, आप जितना प्रेशर लगाओगे उतनी गैस की वॉल्यूम कम होती जाएगी। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कोई चीज कितनी स्पेस ले रही है, तो जितना आप उसे कंप्रेस करोगे गैस कम जगह में आ जाएगी। थर्ड होता है हमारा रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है सर? ये तो बिल्कुल ही नया शब्द है। इसकी डेफिनेशन लिखो, रिजिडिटी की डेफिनेशन लिखो। रिजिडिटी मीन्स टेंडेंसी टू मेंटेन शेप व्हेन outside force is applied। जब आप बाहर से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो अगर वो अपनी शेप को मेंटेन कर पा रहा है
तो वो रिजिड है, तो वो ढीठ है। उस पर कितना ही फोर्स लगा लो वो अपनी शेप को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। तो रिजिडिटी सॉलिड में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करती, गैस में एग्जिस्ट नहीं करती। ये समझ में आया? ये समझ में आया? लिख लो इसको, आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज को कितना कंप्रेस आप कर सकते हो। कंप्रेस की एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी टू कंप्रेस समथिंग, किसी चीज को कितना कंप्रेस कर सकते हो। अगर डेफिनेशन लिखें तो ऐसे लिखेंगे, टेंडेंसी टू डिक्रीज वॉल्यूम व्हेन आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। किसी चीज पे जब बाहर से फोर्स लगाया तो उसकी वॉल्यूम कितनी डिक्रीज हो रही है, वो हमें बताएगी कंप्रेसिबिलिटी व्हेन आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। ये बात समझ में आई? तो सॉलिड की नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। आप इन पे फोर्स लगाओगे तो ऐसा नहीं है इनकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, बहुत थोड़ी बहुत किसी की हो जाए तो हो जाए। फिर आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड की भी नेग्लिजिबल ही होती है। लिक्विड की भी ऐसे कोई नहीं है कि आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो वॉल्यूम अपनी कम कर लेगा। लेकिन गैस की कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई। आप गैस पे जितना फोर्स लगाते जाओगे, जितना प्रेशर लगाते जाओगे, उतनी ही वो वॉल्यूम अपनी कम करता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? अगली प्रॉपर्टी, एक और इसमें डेफिनेशन आती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी मतलब टेंडेंसी टू फ्लो। भाई जो बह रहा है वो फ्लूइड है, तो हम कहेंगे वो फ्लूइडिटी शो कर रहा है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? हमारे लिक्विड और गैसेस। हमारे क्या क्या? लिक्विड और गैसेस। हमारे लिक्विड और गैसेस फ्लो कर सकते हैं तो वो फ्लूइड है। फ्लूइडिटी हो गया टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लो। फिर हमारा आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें देखो हम क्या देखते हैं, हमने ये डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना ज्यादा फोर्स है। सबसे ज्यादा फोर्स होता है सॉलिड में, एकदम मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं। लिक्विड में ये जो है लो होता है थोड़ा सा, और गैस में ये नेग्लिजिबल होता है। गैस में ये नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिबल स्पेलिंग क्या हो गई? ये नेग्लिजिबल। ठीक है। सिक्स्थ आता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना स्पेस है। ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा किस में होता है? सबसे ज्यादा होता है गैस में, वेरी हाई, बहुत ज्यादा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। लिक्विड में ये स्पेस थोड़ा सा लो होता है, और सॉलिड में ये स्पेस नेग्लिजिबल होता है। तो ये था हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये समझ में आया? तो अब यहां से जो मैं आपको लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस, कुछ वहां स्पेशल क्वेश्चंस, और साथ ही साथ हम अगली वीडियो में करेंगे एक टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे सॉलिड से लिक्विड में जब कोई चीज जाती है तो वो रहस्य में कुछ उसमें रहस्य है, वो बातें हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, और ये सारे जितने भी मैं नोट्स आपको यहां लिखवा रहा हूं ये लर्न करते चलिए। ओके।